विराट कोहली, ठीक है, विराट, मेरे को मालूम है कोहली की स्पेलिंग सी से आती है, के से आती है, लेकिन याद रखना विराट कोहली ग्रुप में खेलता है और उसका जर्सी नंबर होता है 18। उसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल रोज को अपन कहते हैं पीरियड्स, जो कि होते हैं 7, जिसको अपन कहेंगे हार्दिक पांड्या, ठीक है। इसको याद करने के लिए बोल रहा हूं मैं, हार्दिक पांड्या 7 नंबर पे बैटिंग पे आता है, ठीक है। इस प्रकार से करोगे तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। तो हेलो एवरीवन गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं एसएससी 10th स्टैंडर्ड के लिए जो सेकंड चैप्टर साइंस 1 का विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके हम डिटेल में कंसेप्ट चेक करने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ वारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वन शॉट वीडियो देख लिया तो आपको इस चैप्टर में एक भी डाउट नहीं रहेगा। आपके पूरे के पूरे फंडामेंटल्स और बेसिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्लियर होने वाले हैं। तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक चीज बता दूं कि इसमें आपको नोट्स वगैरह सभी चीजें मिल जाएंगे। तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की लिंक दिया है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो और इस पीडीएफ फाइल को आप अवेलेबल कर सकते हो, ठीक है। तो वेट किस बात का है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इस पीडीएफ फाइल को अवेलेबल कर सकते हो, ठीक है। अभी फटाफट से टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे तुमको एक चीज दिख रहा होगा कि भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया है, राइट। अभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होता है, मैटर क्या होता है, ये सभी चीजें हम डिटेल में चेक करने वाले हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स वैसे आप सभी को एक छोटी सी चीज तो मालूम होगी कि मैटर मतलब क्या होता है। मैटर मतलब मैटर ये डिवाइड किए गए हैं 3 प्रकार में, ठीक है। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, फिर जो सेकंड दिया गया है वो दिया गया है लिक्विड, और जो थर्ड दिया गया है वो दिया गया है गैसियस, राइट, ठीक है। तो ये था मैटर। मैटर मतलब कि इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स विच इज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। अभी स्टूडेंट्स उसी प्रकार से एलिमेंट्स क्या होते हैं वो अपने को देखना है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक चीज बता दूं कि एलिमेंट्स ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में इट इज अबाउट 118 एलिमेंट्स, ठीक है। ये ठीक से ध्यान देना इस पे, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। टोटल देयर आर 118 एलिमेंट्स। अभी स्टूडेंट्स व्हाट आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये अपने को नेचर में से नेचुरली मिलते हैं, ठीक है। जमीन के नीचे मिलते हैं या फिर एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे अपने को एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। सो 118 में से 92 या फिर 98 एलिमेंट्स ये नेचुरली ऑकरिंग है, ठीक है। अगर आप गूगल पे देखोगे तो 98 बताया जाएगा, या फिर आप आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो 92 बताया जाएगा, ठीक है। तो बस समझ के चलना कि 92 से 98 एलिमेंट्स तक जो भी है विच इज नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है, मतलब कि नेचर ने अपने को फुकट में दिया है वो, ठीक है, फ्रीली, दे आर अवेलेबल फ्रीली इन द नेचर। और बाकी के जो एलिमेंट्स है, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो भी 20-28 जो भी एलिमेंट्स होंगे, दैट एलिमेंट्स ऑकर्स, मतलब कि अपन उनको ह्यूमन मेड है, ठीक है, मैन मेड, मतलब कि अपन ने उनको लेबोरेटरी में बनाया गया है, ठीक है। अभी सबसे पहले एलिमेंट्स मतलब क्या स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स भी 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला होता है विच इज मेटल्स, ठीक है। मेटल्स मतलब मालूम है धातु, मेटल्स मतलब कि जो शाइनी होता है, जो कड़क होता है, हार्ड होता है, ठीक है, जिसकी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी मतलब कि ठोक ठोक के शीट्स में कन्वर्जन कर देना। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, जिनको मेल्ट करके अपन वायर में कन्वर्जन कर सकते हैं, राइट। वो सोनोरस होता है, सोनोरस मतलब कि उनको ठोका तो उसमें से आवाज आता है, राइट। तो ये हो गए मेटल्स। उसके बाद एलिमेंट्स और एक प्रकार में डिवीजन किया जाता है विच इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स है पूरा की पूरा मेटल्स का ऑपोजिट। और जो अपना थर्ड दिया गया है वो दिया गया है मेटालॉइड, ठीक है। अभी ये मेटालॉइड क्या होता है ये हम देखेंगे आगे। मेटालॉइड मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दोनों के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, इन दोनों के प्रॉपर्टीज जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बनते हैं, विच इज मेटालॉइड बनते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो मेटल समझ गया, मेटल सॉरी एलिमेंट समझ गया। एलिमेंट से 3 प्रकार के, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। मेटल्स मतलब कि धातु, नॉन मेटल मतलब कि उसका ऑपोजिट, और मेटालॉइड मतलब कि जब मेटल और नॉन मेटल इन दोनों के प्रॉपर्टीज जब मिलते हैं
तो मेटलॉइड बनता है। आप बोलोगे भैया प्रॉपर्टीज मतलब क्या होते हैं, ध्यान से समझना। प्रॉपर्टीज होते हैं फिजिकल और केमिकल, ठीक है, दो प्रकार के प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आते हैं, उसका टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, राइट, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, ये सभी चीजें, राइट, मास कितना है, वेट कितना है। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें स्टूडेंट्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, वो रिएक्शन वाटर के साथ कितना जल्दी करता है, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है, वो स्टेबल है या नहीं, ये सभी केमिकल में आते हैं, ठीक है। सो हमेशा ध्यान में रखना है एलिमेंट्स ये 118, जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होंगे, और इन दोनों के जो भी प्रॉपर्टीज होंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के, अगर हम मिलाएंगे तो अपने को मिलेगा विच इज मेटलॉइड। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स द नेक्स्ट थिंग इज इट इज द कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना अभी, ओके। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंपाउंड्स और मिक्सचर में। तो अभी कंपाउंड्स मतलब क्या, जब दो एलिमेंट्स, ध्यान से समझना, जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं, कैसे कंबाइन हो रहे हैं स्टूडेंट्स, दे आर केमिकली कंबाइन, ठीक है। केमिकली मतलब कि कुछ तो भी केमिकल रिएक्शन करने के बाद ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा कंपाउंड। आप बोलोगे भैया एक आधा एग्जांपल दे दो। देखो यहाँ पे मैंने लिया है सोडियम और यहाँ पे मैंने लिया है क्लोरीन, राइट। व्हेनेवर आई एम एडिंग सोडियम एंड क्लोरीन, जब भी मैं सोडियम और क्लोरीन को ऐड करता हूँ तो इनका कुछ केमिकल रिएक्शन होगा और मेरे को मिलेगा NaCl। समझ में आ रहा है, केमिकली कंबाइन हो रहे हैं। उसी प्रकार से अगर मैंने मिक्सचर ले लिया, ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैंने मिक्सचर ले लिया, ठीक है, मिक्सचर्स हम जिसको बोलते हैं, ओके, मिक्सचर्स ले लिया। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया मुरमुरे, ठीक है। आप बोलोगे भैया ये क्या बोल रहे हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया सपोज मुरमुरे, मुरमुरे के साथ मैंने ऐड कर रहा हूं मैं चूड़ा, ठीक है, मुरमुरे के साथ मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, चूड़ा ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, भेल मिलेगा। तो स्टूडेंट्स मेरे को बताओ क्या ये कंपाउंड होगा, नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स मैंने बोला है, जब भी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे केमिकली तो वो होगा कंपाउंड। और ये जो बाकी के हैं ये एलिमेंट्स नहीं है, पीरियोडिक टेबल में कहीं पे आपको मुरमुरे चूड़ा ऐसा दिख रहा है, नहीं, तो ये है सब्सटेंसेस। जब दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं विदाउट केमिकल चेंज, ठीक है, मतलब कि वो केमिकली नहीं मिलते एक दूसरे के साथ, व्हेन टू सब्सटेंसेस कंबाइन विद ईच अदर, जब दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं विदाउट एनी केमिकल, सो उसको अपन बोलेंगे विच इज भेल। भेल मतलब कि मिक्सचर्स बोलेंगे। और कंपाउंड्स मतलब क्या, जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ, व्हेन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विद ईच अदर, दे फॉर्म द कंपाउंड। क्लियर यहां तक, ओके। अभी स्टूडेंट्स मिक्सचर के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें बता रहा हूं। मिक्सचर के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक प्रकार होता है जिसको अपन कहते हैं होमोलॉगस, ठीक है, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस, ठीक है, हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है, जिसमें एक लेयर बनती है, ठीक है, मतलब कि दो चीजों को अपन ने ऐड किया, दो सब्सटेंसेस को ऐड किया तो एक ही लेयर मिलेगी। और हेटेरोजीनियस में क्या होता है स्टूडेंट्स, अपने को मिलता है दो लेयर, ठीक है, अपने को कितना लेयर मिलता है, अपने को मिलता है दो लेयर। जैसे फॉर एग्जांपल होमोलॉगस, ठीक है, एक लेयर वाला, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर और क्या है, ठीक है, वाटर प्लस सॉल्ट, है ना। नमक को जब अपन पानी में डालते हैं तो वो एक ही लेयर बन जाता है, ठीक है, क्या नमक ऊपर आ जाता पानी नीचे आ जाता, वैसा नहीं होता है, ठीक है। सो वाटर एंड सॉल्ट। फिर उसके बाद और एक एग्जांपल क्या होगा, कमेंट में लिखो। यहाँ पे क्या होगा, विच इज ऑयल प्लस वाटर, ठीक है, जब भी अपन तेल और पानी को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, ठीक है, जब भी अपन तेल और पानी को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो अपने को कितने लेयर्स मिलते हैं बच्चा लोग, दो लेयर, ठीक है। सपोज ये बीकर है, इस बीकर में भैया ने पानी डाला है, ठीक है, इसमें भैया ने पानी डाला है, पानी में से ऊपर में क्या डालूंगा, ऑयल डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर की लेयर होगी ना, इस ऊपर के लेयर पे पूरा की पूरा ऑयल जमा हो जाएगा, ठीक है। नहीं अगर आपको झूठ लगता है तो भाई एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको मालूम होगा, राइट। तो ऑयल की एक अलग लेयर बन जाती है, तो ऑयल एंड
वाटर। ठीक है, मेरे को कमेंट में बताना है मिल्क और पानी, ठीक है, मिल्क प्लस वाटर ये होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस है। ठीक है, अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट में बताओ कि ये होमोजीनियस है या फिर हेटेरोजीनियस है। ठीक है, चलो तो ये थे कुछ बेसिक, फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। देखो एलिमेंट्स ये टोटल 118, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बता दिया। कंपाउंड्स मतलब कि जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो होते हैं कंपाउंड्स। मिक्सचर मतलब क्या, जब दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं विदाउट केमिकली तो वो होते हैं मिक्सचर। मिक्सचर के होते हैं दो प्रकार, विच इज होमोजीनियस और होते हैं हेटेरोजीनियस, और ये हो गया विच इज एक लेयर दो लेयर, ये सभी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अभी टॉपिक पे आएंगे क्योंकि ये तो था अपना बेसिक सा नॉलेज जो कि आपको मालूम चाहिए। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है नोट्स बना के, क्या दिया है, टाइप्स ऑफ मैटर। तो मैटर तीन प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा भी होता है विच इज प्लाज्मा। फिर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। एटम्स मतलब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। मैटर मतलब कि कोई भी सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस का सबसे छोटा हिस्सा उसको अपन कहेंगे एटम। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हुआ क्या, टोटल हम सभी को मालूम है टोटल 118 एलिमेंट्स है, राइट। इन सभी एलिमेंट्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। अभी स्टूडेंट्स इनको क्लासिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को अपन ने क्लासिफाई किया है, किसमें किया है, मेल और फीमेल में क्लासिफाई किया है। अगर अपन उनको क्लासिफाई नहीं करते तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती, राइट। उसी प्रकार से जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे थे सभी साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, उनको क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। क्लासिफाई मतलब कि क्या, उनको अलग अलग जगहों पे कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए उनका पूरा की पूरा एफर्ट्स चल रहा था। अभी सबसे पहले साइंटिस्ट है जिनका नाम था डॉबरनियर्स ट्रायड। ठीक है, उनका नाम पूरा नाम नहीं है डॉबरनियर्स ट्रायड, उनका नाम बस डॉबरनियर्स है। ठीक है, उनके लॉ का नाम है ट्रायड्स। ठीक है, डॉबरनियर ये जर्मन के साइंटिस्ट है जिन्होंने 1817 में उन्होंने एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा की। इनके टाइम में बस 30 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, डॉबरनियर भाई साहब के टाइम में कितने एलिमेंट्स मिले थे, बस अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1817 की बात कर रहा हूं। तो डॉबरनियर के टाइम में कितने एलिमेंट्स थे, बस 30 एलिमेंट्स थे। तो डॉबरनियर ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जो कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए मतलब सक्सेसफुल रहा। तो ये 30 एलिमेंट्स, अभी हुए क्या स्टूडेंट्स, इन 30 एलिमेंट्स को डॉबरनियर क्लासिफाई करने की कोशिश किया, और डॉबरनियर ने क्या बोला कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो उनके वजन के अनुसार होती है। ठीक है, मतलब कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की, मतलब कि वो रिएक्शन कितना जल्दी करेंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये सभी के सभी एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी आप बोलोगे भैया एटॉमिक मास क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। एटॉमिक मास जो होता है उसको अपन कैपिटल ए लेटर से बताते हैं। ठीक है, कैपिटल ए लेटर से। अभी सपोज ये कोई भी मेरा एलिमेंट है, ठीक है, एटॉमिक मास मतलब कि यहाँ पे बीच में होता है प्रोटॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक मास मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उस पर्टिकुलर एटम के अंदर होंगे, उसको अपन बोलेंगे एटॉमिक मास। इसको अपन न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ओके, क्लियर। तो ये था कुछ सिंपल सी चीजें। अभी स्टूडेंट्स डॉबरनियर ने पहले क्या किया, ट्रायड बनाया। ट्रायड मतलब कि तीन। ठीक है, ट्रायड मतलब कि तीन। उन्होंने क्या बोला कि मैंने तीन तीन एलिमेंट्स की जोड़ियां बनाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट्स है ए, बी और सी, ये तीन एलिमेंट्स के मैंने जोड़ियां बनाई। तो उन्होंने क्या किया, पहले एलिमेंट का प्लस किया तीसरे एलिमेंट के साथ और उसका मीन निकाला, मतलब कि उसको 2 से डिवीजन किया। तो जो भी आंसर आया वो आया बी, मतलब कि इसका वजन और इसका वजन, मतलब पहले एलिमेंट का मास और तीसरे एलिमेंट का मास जब इन्होंने सम किया, मतलब कि प्लस किया और उसको 2 से डिवीजन किया, तो जो बीच वाला एलिमेंट था उसका वजन आ गया। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली वही वजन आया। तो एटॉमिक मास, तो यहाँ पे देखो जैसे लिख के दिया है मैंने,
कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। मतलब कि एटॉमिक मास जो बीच वाले का था, वो बीच वाले का मतलब बी वाले का, वो अप्रोक्सीमेटली मीन था बाकी दोनों एलिमेंट्स का। मतलब कि ए और सी को जब भैया ने प्लस किया और 2 से डिवीजन किया, मतलब कि मीन निकाला, तो जो भी मेरा वजन आया वो बी का वजन आया, मतलब बी एलिमेंट का वजन आया। इसको कहते हैं अपन डॉबरनियर्स ट्रायड। ट्रायड मतलब कि 3 एलिमेंट्स की जोड़ी के हिसाब से उन्होंने ये चीजें किया है। आया समझ में? ये था डॉबरनियर्स ट्रायड। फिर उसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड बोल के एक था जिन्होंने 1866 में, अभी इनके टाइम में टोटल एलिमेंट्स 56 मिल गए थे। ठीक है, बहुत साल बाद की बात है ना, तो पहले 30 थे। लेकिन स्टूडेंट्स हुआ क्या, ये एलिमेंट्स जो थे ये बाकी के नहीं कर पाए, मतलब कि ये 30 तक ही कर पाए, लेकिन 30 के बाद जो भी एलिमेंट्स आए, ठीक है, 30 के बाद जो भी एलिमेंट्स आए उनका डॉबरनियर ट्रेड के अनुसार नहीं हो सका, तो इसके वजह से डॉबरनियर का बच गया बैंड। ठीक है, मतलब कि डॉबरनियर बोले कि नहीं भाई अपने से नहीं होगा, तो डॉबरनियर का बैंड बच गया इधर। अभी डॉबरनियर का ट्रायड फेल हो गया, तो अभी कोई ना कोई आना ही था, तो कौन आया फिर? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड बोल के एक था, तो न्यूलैंड 1866 में, इन्होंने कब किया? 1817 में, लगभग 50 साल बाद की बात है। तो न्यूलैंड बोल के एक साइंटिस्ट थे, उनके टाइम में 56 एलिमेंट्स नोन थे। उनको गाना गाने का बहुत ज्यादा शौक, जैसे वो गाना गाते थे, सारे ग म प ध नि सा। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं सप्तक, मालूम होगा तुमको। ठीक है, सारे ग म प ध नि सा। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज सप्तक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे सा, फिर रे, ग, सा रे ग म, फिर प, है ना, फिर ध, नी और सा। राइट, तो देखो पहला और 8वां, ठीक है, फर्स्ट और 8 ये दोनों सेम है। उसी प्रकार से न्यूलैंड ने क्या बोला कि जो भी एलिमेंट्स है, अगर अपन ने उसको एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया, 56 एलिमेंट्स को अगर अपन ने एटॉमिक मासेस के हिसाब से लगाया, तो स्टूडेंट्स जो पहला एलिमेंट होगा वो 8वें एलिमेंट के जैसा ही प्रॉपर्टी बताएगा। ठीक है, मतलब कि सपोज पहला एलिमेंट कोई है, वो सेम प्रॉपर्टी बताएगा 8वें जैसा। तो इस प्रकार से वो क्लासिफाई किया कि 8 एलिमेंट्स को, पहला एलिमेंट फिर 8वां, पहला एलिमेंट फिर 8वां, पहला एलिमेंट फिर 8वां। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम इज द 8 एलिमेंट, सपोज लिथियम ले लिया। ठीक है, लिथियम से सोडियम तक हम गए। ठीक है, तो लिथियम आता है पहले नंबर पे सपोज, और सोडियम आता है उसके 8वें नंबर, मतलब लिथियम के बाद 8वें नंबर पे कौन आता है? सोडियम। तो लिथियम और सोडियम के जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थे, ठीक है, लिथियम और सोडियम के जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थे वो इक्वल हो रहे थे, ऐसा न्यूलैंड का कहना था। राइट, समझ में आ रहा है ना? जैसे सा रे ग म प ध नि सा, तो सा और सा एक दूसरे के जैसा है। उसी प्रकार से लिथियम के बाद 8वें नंबर पे आता है सोडियम, तो ऐसा समझ में गया कि लिथियम और सोडियम के प्रॉपर्टीज सेम थे। लेकिन स्टूडेंट्स ये बस कैल्शियम तक ही वैलिड था। ठीक है, ये बस कैल्शियम तक ही वैलिड था। देखो लिमिटेशंस क्या थे न्यूलैंड के लिमिटेशन, मतलब कि न्यूलैंड का बैंड कैसे बजा, देखो ध्यान से समझना है। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, न्यूलैंड कुड अरेंज एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। ठीक है, वो बस कहाँ तक बता पाया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वो बस बता पाया विच इज अपने कैल्शियम तक। कैल्शियम के आगे उसको जमा ही नहीं, वो बोला कि नहीं भाई कैल्शियम के आगे नहीं होता ये। ठीक है, और उसके टाइम में टोटल 56 एलिमेंट्स नोन थे, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। आफ्टर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद हर 8वां एलिमेंट ये सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं बता रहा था पहले जैसा। ठीक है, पहले न्यूलैंड ने क्या बोला कि फर्स्ट एलिमेंट उसके 8वें एलिमेंट के जैसा सिमिलर प्रॉपर्टीज बताएगा, लेकिन कैल्शियम के बाद ये सीक्वेंस सिमिलर हो ही नहीं रहा था, इसके वजह से न्यूलैंड का बैंड बजा। ठीक है, और उसके टाइम में बस 56 एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन स्टूडेंट्स उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स और मिले। देखा ना अपन ने 118 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 56 एलिमेंट्स के बाद भी बहुत सारे एलिमेंट्स मिले। तो फिर बाकी के साइंटिस्ट ने पूछा अभी बोल न्यूलैंड अभी क्या करेगा, वो बोलेगा भाई मेरा बैंड बजाओ, तो न्यूलैंड का बज गया बैंड इधर। ठीक है, मतलब ये हो गए लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो आप बता सकते हो उनको।
ठीक है, आप बता सकते हो उनको कि न्यूलैंड जो था 56 एलिमेंट्स उनके टाइम में नोन थे, लेकिन उनका जो लॉ था वो बस कैल्शियम तक चला, बाकी के एलिमेंट्स उनके प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से न्यूलैंड का बच गया बैंड। अभी स्टूडेंट्स, न्यूलैंड का बैंड बजने के बाद और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। बहुत होशियार आदमी, ठीक है, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, मेंडेलियो नाम का ये एक साइंटिस्ट था, बहुत होशियार आदमी था, ठीक से ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स एग्जामिनेशन में 100% आएंगे, मतलब आएंगे 2019 में, 2020 में और 2021 में। मेरिट्स और नॉन मेरिट पे, मेरिट्स और डीमेरिट्स पे क्वेश्चन आया था, मतलब आया था, तो इसलिए मैं सभी से बोलूंगा कि अच्छे से ध्यान देना है। अभी स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले डॉबरनियर था, उसका बैंड बज गया। डॉबरनियर के टाइम में थे 36 एलिमेंट्स, फिर उसके बाद 56, अभी मेंडेलिव के टाइम में हो गए 63 एलिमेंट्स। ठीक है, मिलते जा रहे हैं ना एलिमेंट्स, जैसे जैसे साल जा रहा है वैसे वैसे नए नए एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं साइंटिस्ट लोगों को। अभी मेंडेलिव क्या बोलता है, ध्यान से समझना। मेंडेलिव ने क्या बोला कि जो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक मासेस पे डिपेंड है। एटॉमिक मासेस मैंने आपको बताया कि एटम का वजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। उन्होंने क्या किया, 36 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के अनुसार अरेंज किया। कितने, 63 एलिमेंट्स को, मतलब कि 63 एलिमेंट, मतलब जिसका वजन 1 है उसको पहले नंबर पे, जिसका वजन 5 है उसको 5 नंबर पे, जिसका वजन 8 है उसको 8 नंबर पे, जिसका वजन 63 है उसको 63 नंबर पे। ठीक है, ऐसे करते 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 उसने पूरे के पूरे एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो इसके वजह से उसका लॉ क्या है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक मासेस की। और उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, इन सभी को एकदम अच्छे से पूरा की पूरा लगाया। कितने एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स। ओके, अभी हम आएंगे विच इज उनके क्या बोलते हैं अपन, लॉ पे, मतलब कि आखिर उनका कहना क्या था, मेरिट्स और नॉन मेरिट्स। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया पीरियड्स, सॉरी, वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने नाम दिया ग्रुप्स। ठीक है, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उनको उन्होंने नाम दिया ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स नाम दिया। वर्टिकल कॉलम मतलब कि सपोज ऐसा उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया ना, ठीक है, तो इस टेबल में जो ऐसे खड़े वाले हैं वर्टिकल कॉलम हम जिसको बोलते हैं, तो इनको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसे 7 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, ऐसे 7 ग्रुप्स बनाए। ओके, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल मैंने बनाए ना, तो हॉरिजॉन्टल को उन्होंने पीरियड्स नाम दिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पीरियड्स। ठीक है, जो कि रोज होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। अभी सबसे पहले है इसके मेरिट, मेरिट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मेंडेलिव्स के मेरिट, मतलब कि मेंडेलिव के लॉ से अपने को क्या क्या चीजें सीखने को मिली और उसने क्या क्या अच्छी बातें बताई, और जो कि सभी साइंटिस्ट लोगों को या फिर सभी के सभी पूरे के पूरे वर्ल्ड को मानना पड़ा। पहली चीज, उसने सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के हिसाब से लगाया, एकदम ठीक से। किसके हिसाब से लगाया स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। ओके, सेकंड क्या था स्टूडेंट्स, न्यूलैंड ने क्या किया था, जो बेरिलियम का वजन था, न्यूलैंड ने, इसके पहले जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, बेरिलियम का जो वजन था पहले वो था 14.09। ये किसने बताया था, न्यूलैंड ने बताया था। लेकिन जब मेंडेलिव ने बेरिलियम का वजन चेक किया तो वो 9.4 हो गया। ठीक है, वो कितना हुआ स्टूडेंट्स, वो 9.4 हुआ। मतलब कि बेरिलियम का वजन करेक्ट करने में आया मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में। समझ में आ रहा है, तो ये था उसका पहला मेरिट, पहला फायदा। मेंडेलिव का क्या था कि बेरिलियम का जो वजन पहले 14.09 था, वो बाद में मेंडेलिव ने वापस से गिना उसका वजन, और उसका वजन 9.4 आया।
और इसके वजह से जो बेरिलियम न्यूलैंड में बोरॉन के पीछे रखा जाता था, बोरॉन वैसे 10 नंबर पे आता है, उसका वजन 10 होता है, तो 14.09 था, तो जाहिर सी बात है बोरॉन के बाद में बेरिलियम आता था। लेकिन अभी हुआ क्या, बेरिलियम, मेंडेलीव ने क्या बोला कि बेरिलियम का वजन 9.4 है, तो वो बोरॉन कितना था 10, तो इसके वजह से बोरॉन के पहले अभी बेरिलियम रखा गया। तो ये था सबसे बड़ा मेरिट मतलब कि फायदे, प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था कि बेरिलियम का जो वजन 14.09 था प्रीवियसली, वो चेंज किया गया 9.4 पे, और बोरॉन के बाद में जो रखा जाता था बेरिलियम, अभी उसको बोरॉन के पहले रखा जाता है। आया समझ में? दिस वाज द फर्स्ट मेरिट। सेकेंड मेरिट क्या था, मेंडेलीव कीप्ड सम वैकेंट स्पेसेस। अभी मेंडेलीव ने क्या किया, जो भी पीरियोडिक टेबल बनाया था ना स्टूडेंट्स, ठीक है, मेंडेलीव ने सपोज पीरियोडिक टेबल बनाया, अभी मेंडेलीव ने क्या किया स्टूडेंट्स, मेंडेलीव इतना होशियार था कि मेंडेलीव ने क्या किया, कुछ कुछ जगह जो थे ना वो वैकेंट छोड़ दिए। वैकेंट मतलब कि खाली छोड़े, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 4 6 5 7 8, ठीक है, ऐसे सपोज है प्लेसेस। ओके, राइट, तो उसने क्या किए, कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़े, जैसे ये वाला एक वैकेंट प्लेस छोड़ा, राइट, ये वाला वैकेंट प्लेस छोड़ा, ये वाला वैकेंट प्लेस छोड़ा, और ये वाला वैकेंट प्लेस छोड़ा। उसने वैकेंट प्लेसेस क्यों छोड़े, क्योंकि उसको मालूम था कि 63 एलिमेंट्स ही नहीं बल्कि इसके आगे भी बहुत सारे एलिमेंट्स मिलने वाले। लेकिन स्टूडेंट्स हुआ क्या, उसने 3 वैकेंट प्लेसेस छोड़े। कितने वैकेंट प्लेसेस, खाली जगह उसने 3 छोड़े, क्योंकि मेंडेलीव के टाइम में 63 एलिमेंट्स थे। उसको मालूम था जैसे न्यूलैंड का बैंड बजा 56 से, फिर मेरे को 63 मिले, उसी प्रकार से मे भी फ्यूचर में और एलिमेंट्स मिल सकते हैं। तो इसके वजह से उसने दिमाग लगाया, उसने कुछ कुछ जगह छोड़ी, वैकेंट छोड़ी। अभी कैसे छोड़ी वो उसको ही मालूम है, उसने अंदाजा लगाया था, और उसने जो वैकेंट प्लेसेस के नाम छोड़े थे, ठीक है, जो भी 3 जगह उसने छोड़ी, उनका नाम उसने दिया, विच इज पहला नाम दिया ईका बोरॉन। पहला नाम क्या दिया, ईका बोरॉन, ठीक है, बहुत ज्यादा अमेज हो जाओगे तुम। दूसरा नाम क्या दिया, ईका एल्यूमिनियम, और तीसरा नाम दिया ईका सिलिकॉन, ठीक है, तीसरा नाम क्या दिया, ईका सिलिकॉन नाम दिया। ये तीनों जगह उसने छोड़े, ठीक है, जिसका वजन, उसने वजन भी बोल के गया था कि इनका वजन 44 होगा, मतलब 44 नंबर पे आएंगे, 68 नंबर पे आएंगे और 72 नंबर पे आएंगे। देखा, इतना होशियार आदमी था। आप बोलोगे भैया उनको कैसे पता था कि यही मिलेंगे? अभी देखो, वो देखो, आप कोई भी चीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो ना, कभी कभी आपको अंदेशा हो जाता है कि ऐसा होगा, ठीक है। सपोज आप क्रिकेट बहुत अच्छे से समझते हो, तो आपको मालूम है कि अगले बॉल में बैट्समैन कैसा शॉट लगाएगा, ठीक है, क्रिकेटिंग माइंड जिसको अपन कहते हैं। उसी प्रकार से मेंडेलीव इस पूरे के पूरे इसमें बहुत ज्यादा डीप में चले गया था, तो उसने कुछ लगाए होंगे, कुछ दिमाग लगाया होगा और उसको लगा होगा कि नहीं भाई 44, 68 और 72 पे ये मिलेंगे। और स्टूडेंट्स आप यकीन नहीं करोगे, सही में ये एलिमेंट्स कुछ दिनों बाद मिले, ठीक है, वही नाम के, बस उनका नाम उन्होंने चेंज कर दिया, बाकी के साइंटिस्ट ने स्कैंडिनियम रख दिया, फिर गैलियम रख दिया और जर्मेनियम रख दिया। तो हमेशा ध्यान में रखना है, सेकंड मेरिट क्या था कि मेंडेलीव केप्ट 3 वैकेंट प्लेसेस, उनके नाम भी दिए, ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन, जिनके एटॉमिक मास 44, 68 और 72 रिस्पेक्टिवली थे, जो कि बाद में जाके सही में मिले, जिनका नाम स्कैंडिनियम, गैलियम और जर्मेनियम था। देखा कितना होशियार था, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड मेरिट। पहला मेरिट क्या था, 14.09 से 9.4 रखा, बोरॉन के आगे बेरिलियम को रखा। सेकंड क्या था कि 3 वैकेंट प्लेसेस मिले, 3 वैकेंट प्लेसेस उसने छोड़े, ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन, 44, 68, 72, जो कि बाद में जाके सही में मिले स्कैंडिनियम, गैलियम और जर्मेनियम। और जो लास्ट था स्टूडेंट्स, वो था कि नोबल गैसेस मिले। अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी हुआ क्या कि मेंडेलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बना लिया, ठीक है, मेंडेलीव ने क्या कर लिया है, एक पीरियोडिक टेबल बना लिया है, और इस पीरियोडिक टेबल में 3 वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे, लेकिन वो भी अभी भर गए हैं, ठीक है, वो भी अभी क्या हो गए, वो भी अभी भर गए। अभी उसको क्या लगा कि अभी और एलिमेंट्स मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस मिल गए। नोबल गैसेस मतलब कि हेलियम,
आर्गॉन और नियॉन, ये तीनों गैसेस मिले, ठीक है, ये तीनों गैसेस एलिमेंट्स है, ठीक है, नियॉन, आर्गॉन और हीलियम। अभी स्टूडेंट्स हुआ क्या, बाकी के साइंटिस्ट बोले बोल बेटा अभी बोल, अभी तो तेरा पूरा भर गया है ना, तेरा तो अभी पूरा की पूरा पीरियोडिक टेबल भर गया, अभी इन एलिमेंट्स को तो कहाँ पे लगाएगा, तेरा भी बैंड बजेगा। लेकिन मेंडेलीव इतना होशियार था, मेंडेलीव ने क्या किया पता है, इस पीरियोडिक टेबल के बाजू में उसने एक जीरो ग्रुप बनाया, ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल के बाजू में एक जीरो ग्रुप बनाया जिसमें हीलियम, नियॉन और आर्गॉन को रखा। देखा कितना कितना होशियार था वो, उसने बोला कि नहीं इनके साथ नहीं, मेरे को मालूम था मिलने वाला है, मैंने इनके साथ रखना ही नहीं था। क्यों नहीं रखना था, क्योंकि ये नोबल गैसेस है, और इसको नाम दिया जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। आप बोलोगे भैया जीरो ग्रुप ही क्यों नाम दिया, बेटा जीरो ग्रुप इसलिए नाम दिया, ठीक है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसके वजह से इनको जीरो ग्रुप नाम दिया। समझ में आया? सो दिस वेर द 3 मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये थे कुछ मेरिट्स मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के। रिवीजन करेंगे, विच इज पहला क्या था, बेरिलियम का 14.09 9.4 कर दिया, और बोरॉन के बाद में जब बेरिलियम को लिखते तो अभी बोरॉन के पहले लिखने लगे। सेकंड वाला क्या था कि 3 वैकेंट प्लेसेस छोड़े, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, जो कि सही में बाद में जाके मिले स्कैंडिनियम, गैलियम और जर्मेनियम। थर्ड वाला था कि उसने जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बनाए, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जीरो ग्रुप लिख के दिया है आपको, ठीक है, जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, जो पहले का ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसको बिना डिस्टर्ब किए जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बनाए। ओके, दूसरा आएंगे हम उसका डीमेरिट, मतलब कि अभी मेंडेलीव का बैंड कैसे बजा। अभी स्टूडेंट्स हुआ क्या कि पहला जो डीमेरिट था, जो भी एलिमेंट्स थे कोबाल्ट और निकेल, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स थे कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट COA, ठीक है, कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट और निकेल का हुआ क्या स्टूडेंट्स, घोल हो गया। कोबाल्ट और निकेल ये दोनों 59 नंबर पे आए, तो उसने क्या किया, मेंडेलीव ने कोबाल्ट और निकेल को एक ही जगह पे रख दिया, मतलब कि एक ही बॉक्स में रख दिया 59 नंबर पे। साइंटिस्ट क्या बोले, ऐसा नहीं चलेगा भाई, एक ही एलिमेंट एक ही जगह पे चाहिए। सपोज मैंने बोला कि 59 रोल नंबर वाला आए तो कौन कौन आएगा, कोबाल्ट और निकेल थोड़ी ना दोनों के दोनों आने चाहिए, यस और नो। जैसे आपके स्कूल में भी स्टूडेंट्स सबका रोल नंबर अलग अलग होता है, राइट, आपके स्कूल में भी सबका रोल नंबर अलग अलग होता है, अगर एक ही रोल नंबर होगा तो कितना कंफ्यूजन होगा। तो ये था पहला ड्रॉबैक मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल का, कि कोबाल्ट और निकेल का वजन जो था वो सेम हो गया, ठीक है, कोबाल्ट और निकेल का जो भी वजन था वो सेम हो गया। सो दिस वाज द फर्स्ट डीमेरिट ऑफ द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। सेकंड वन क्या था कि भाई आइसोटोप्स। अभी व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप, स्टूडेंट्स ध्यान देना है, ठीक है, आइसोटोप, आइसोटोप बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सिंपल है। आइसोटोप मतलब कि क्या स्टूडेंट्स, कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन उनका वजन अलग अलग, लेकिन उनका जो मास होता है वो मास होता है डिफरेंट, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम बट उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, सो उसको अपन कहते हैं विच इज नन अदर देन, इट इज नोन एज द आइसोटोप्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन ले लिया मैंने, ठीक है, 2 क्लोरीन ले लिया, जो क्लोरीन होता है स्टूडेंट्स ये 17 नंबर पे आता है, ठीक है, जो क्लोरीन होता है ये 17 नंबर पे आता है, राइट, लेकिन जो इसका वजन होता है ये कभी 35 भी हो जाता है, कभी कभी ये 37 भी हो जाता है, ठीक है, 35 भी होता है, 37 भी होता है, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जिनका एटॉमिक मास अलग होगा, ठीक है, और एटॉमिक नंबर सेम होगा। और आप सभी को पता है कि मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज किया था एलिमेंट्स को, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। तो अभी क्लोरीन का क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, 35 पे भी आ रहा था, 37 पे भी आ रहा था, तो साइंटिस्ट बोले अभी बोल क्लोरीन 35 पे भी आ रहा है, क्लोरीन 37 पे भी आ रहा है, तो आखिर हम करें तो करें क्या, मतलब क्लोरीन को 35 पे पकड़े एलिमेंट्स में या फिर 37 पे पकड़े। तो मेंडेलीव बोला भाई मेरे को नहीं पता, बजाओ मेरा बैंड,
तो इधर बजा दूसरी बार मेंडेलीव का बैंड। ठीक है, तीसरा क्या था स्टूडेंट्स, हैवी एलिमेंट्स। ठीक है, हैवी एलिमेंट्स, हैवी एलिमेंट्स मतलब कि क्या, बहुत सारे बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। तो यूरेनियम का वजन हो गया 235। ठीक है, यूरेनियम का वजन है 235। अभी साइंटिस्ट क्या बोले, भाई मेरे को बता 235 है। ठीक है, और जो थोरियम होगा सपोज उसका कुछ अलग था, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का 125 था वजन, फिर 127 है, और फिर डायरेक्ट 136 है। मतलब कि स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, और इनके बीच में डायरेक्ट 9 का डिफरेंस है। ठीक है, इनके बीच में डायरेक्ट 9 का डिफरेंस है, और इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स ये यूनिफॉर्म है क्या? ठीक है, ये यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है, मतलब कि इक्वल पीरियड के टाइम के बाद नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये पीरियोडिक टेबल में कैसे बैठेंगे, राइट। तो इसके वजह से मेंडेलीव का तीसरी बार बैंड बजा। क्या बजा कि जो भी बड़े बड़े एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स का जो भी मास था, जो भी वजन था, वो यूनिफॉर्म नहीं था। यूनिफॉर्म मतलब कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो नहीं था। इसके वजह से यहाँ पे बच गया उसका तीसरी बार बैंड। और चौथी बार ऐसा हुआ स्टूडेंट्स कि मेंडेलीव के टोटल 7 पीरियड थे। आप सभी को पता है। ठीक है, मेंडेलीव के टोटल कितने, 8 ग्रुप्स थे। ऑलवेज रिमेंबर मेंडेलीव के 8 ग्रुप थे। ठीक है, पहले आई गेस मैंने 7 बोला था क्या, नहीं 8 ही बोला था। ठीक है, अगर बोला होगा तो 8 ग्रुप थे मेंडेलीव के टोटल। ठीक है, मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो टोटल कितना था, 8 ग्रुप का था। ठीक है, अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो था ना, ध्यान से समझना, 7वें ग्रुप में एक फॉर्मूला रहता है विच इज X2, हेलोजन का फॉर्मूला होता है। तो अभी हुआ क्या, साइंटिस्ट क्या बोले कि तूने हाइड्रोजन को इसने मेंडेलीव ने हाइड्रोजन को किस में रखा पता है, 7th ग्रुप में रखा। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, उसका वजन 1 होता है। तो मेंडेलीव को क्या बोला उनने, साइंटिस्ट लोगों ने, कि भाई अगर हाइड्रोजन का मास 1 है तो तू उसको 7th ग्रुप में कैसे रख सकता है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाया, मतलब कि मेंडेलीव कंफ्यूज हो गया कि भाई उसका फॉर्मूला तो H2 है, तो उसको तो मैं 7वें में रखना चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट लोग क्या बोले, उसका वजन तो 1 है, मास तो 1 है, जो कि राइट था। तो जिसका मास 1 है वो पहले ग्रुप में आना चाहिए। तो इससे जो मेंडेलीव था, मेंडेलीव बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि पोजीशन आखिर में हाइड्रोजन की रखूं कहां पे, पहले पोजीशन पे रखूं या फिर 7th पोजीशन पे रखूं। तो इस प्रकार से जो भी है अपना विच इज हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो नहीं बता पाया मेंडेलीव, और ये था उसका 4th ड्रॉबैक। ठीक है, पहला ड्रॉबैक क्या था कि कोबाल्ट और निकेल का मास सेम था। दूसरा क्या था, आइसोटोप। आइसोटोप मतलब कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास है, जैसे क्लोरीन का दिया। थर्ड क्या था कि बड़े बड़े एलिमेंट्स का वजन यूनिफॉर्म नहीं था, किसी में 2 का डिफरेंस था तो किसी में डायरेक्ट 10 का डिफरेंस था, 2 एलिमेंट्स के बीच में का। और फोर्थ था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल एंड स्वीट। ओके, अभी हम स्टूडेंट्स इसके बाद देखेंगे विच इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो भी था मेंडेलीव का बैंड बज गया। अभी मेंडेलीव का बैंड बजने के बाद और कोई ना कोई साइंटिस्ट तो आना ही चाहिए था। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले आया था डॉबरनियर्स ट्रायड, फिर आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर आया मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स अपन ने बेहतरीन तरीके से अभी चेक किया। अभी स्टूडेंट्स आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होकर बनाया था, और उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी मॉसली। ठीक है, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, हेनरी मॉसली नाम था, जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे हम एकदम डिटेल में जाने वाले, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं स्टूडेंट्स, एकदम अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो कैसा था। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स इस प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बना ले रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लगेगा बस, ये देखो। ठीक है, ये है तुम्हारा कुछ इस प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो क्या क्या चीजें होती है, बहुत अच्छे से सिखा रहा हूं। ये स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब कि आखिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होता क्या क्या है, जो कि हेनरी मॉसले ने बनाया। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ने, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने और डॉबरनियर ट्रायड ने
इन तीनों के तीनों लॉ एटॉमिक मास पे डिपेंड थे। एटॉमिक मास मतलब कि एटम के वजन के हिसाब से वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे। लेकिन जो हेनरी मॉसले नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है, एमपीटी बोलेंगे अपन इसको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एमपीटी विच इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि किन्होंने बनाया है स्टूडेंट्स, हेनरी मॉसली, ठीक है, हेनरी मॉसली, MOSELY, ठीक है। तो हेनरी मॉसली ने बनाया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स इन्होंने 4 ब्लॉक्स बनाए। पहला ब्लॉक बनाया S ब्लॉक, दूसरा बनाया D और तीसरा बनाया है P, और ये वाला है उनका F ब्लॉक, ठीक है। 4 ब्लॉक्स है, S, P, D और F। एस ब्लॉक में स्टूडेंट्स होते हैं 2 ग्रुप्स, ठीक है, ये जो खड़े वाले हैं ये है 2 ग्रुप्स, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक से ध्यान देना। एस ब्लॉक में होते हैं 2 ग्रुप जिनको अपन नाम देंगे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक जो होते हैं वो होते हैं तीसरे ग्रुप से लेके तो 12th ग्रुप तक, ठीक है, 3 से लेके तो 12 तक कौन सा ग्रुप होता है, विच इज डी वाला। फिर 13 से लेके तो 18 तक, ठीक है, 13 से लेके तो 18 तक कौन सा ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, विच इज पी। और जो नीचे के होते हैं वो होते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक है 2 इसमें बटाए गया है। एस ब्लॉक में जो 2 ग्रुप होता है उसमें से पहले ग्रुप को अपन कहते हैं अल्कली। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल्स, ठीक है, ये आपको आगे समझ में आएगा आराम से। पहला होता है अल्कली, दूसरा होता है स्टूडेंट्स अल्कलाइन, ठीक है, दूसरा क्या होता है, इट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपन इसको कहते हैं। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल जो भी होंगे 4 ब्लॉक्स होंगे, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में होते हैं 2 ग्रुप्स 1 और 2 बोल के, जिसमें पहले ग्रुप को कहते हैं अपन अल्कली मेटल्स, दूसरे ग्रुप को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो 3 से लेके तो 12 तक होता है स्टूडेंट्स, इसको अपन कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, याद रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप बोलोगे भैया ट्रांजिशन क्यों, ट्रांजिशन इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि डी ब्लॉक को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एस और पी ब्लॉक के बीच में सैंडविच बनता है, एस और पी के बीच में बनता है वो, मतलब कि रहता है, इसके वजह से इसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। मतलब कि डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सभी के सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर उसके बाद पी ब्लॉक में जो 17 नंबर का होता है ग्रुप और 18 नंबर का जो ग्रुप होता है, 17 नंबर को अपन कहते हैं हेलोजन, ठीक है, 17th नंबर को अपन क्या कहते हैं बच्चा लोग, इट इज नोन एज हेलोजन। और 18th ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है, 18th ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, जिनका आउटर मोस्ट शेल पूरा की पूरा भरा हुआ होता है। एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो पहला होता है लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है, और दूसरा होता है एक्टिनाइड, ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हम कहेंगे इसको, और इनको अपन कहते हैं इनर ट्रांजिशन अर्थ मेटल्स, ठीक है, या फिर इनर अर्थ मेटल्स भी अपन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इनर अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ये था कुछ स्ट्रक्चर, ध्यान से समझना, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन चारों ब्लॉक्स में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर बनाया गया। जैसे अपना बॉडी का स्ट्रक्चर होता है हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, सिर, ठीक है, पैर, उसी प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये 4 ब्लॉक्स में डिवीजन किया है, एस, पी, डी और एफ। एस ब्लॉक में होते हैं 2 ग्रुप्स, पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप। डी ब्लॉक में होते हैं 3 से लेके तो 12 तक, जिसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और 3 से लेके तो 18 तक ये होते हैं अपने विच इज पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है, जो कि हेलोजन और नोबल गैसेस अपन जिसको कहते हैं 17th और 18th वाले को, ठीक है, क्लियर यहां तक। और एक चीज स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल होते हैं विच इज वर्टिकल ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप, और टोटल होते हैं 18। मतलब कि ये ऐसे टोटल कितने देखो, 1 2 और कहां तक है स्टूडेंट्स, 18 तक है। तो
तो हमेशा ध्यान में रखना, इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल है। विराट कोहली, ठीक है, विराट, मेरे को मालूम है कोहली की स्पेलिंग सी से आती है, के से आती है, लेकिन याद रखना विराट कोहली ग्रुप में खेलता है और उसका जर्सी नंबर होता है 18। उसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल रोज को अपन कहते हैं पीरियड्स, जो कि होते हैं 7, जिसको अपन कहेंगे हार्दिक पांड्या, ठीक है, इसको याद करने के लिए बोल रहा हूं मैं। हार्दिक पांड्या 7 नंबर पे बैटिंग पे आता है, ठीक है। इस प्रकार से करोगे तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर ये वाले जो वर्टिकल कॉलम्स ऐसे खड़े वाले, ये टोटल वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, 18 है। और जो ग्रुप्स अपन उसको कहते हैं, जैसे विराट कोहली ये कैसे खेलता है क्रिकेट, ग्रुप में खेलता है ना, सभी प्लेयर्स होते हैं। तो विराट कोहली ग्रुप में खेलता है और उसका जर्सी नंबर मतलब कि उसके जो शर्ट का जो नंबर होता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, वो कितना है उसके शर्ट पे, 18 नंबर है। सो ऑलवेज रिमेंबर विराट कोहली ये ग्रुप में खेलता है और वो 18 नंबर का जर्सी पहनता है। सो वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड इट इज कॉल्ड एज, मतलब कितने होते हैं, 18 होते हैं। उसी प्रकार से HRP7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, इसको कैसे पकड़ेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल रोज को अपन कहते हैं पीरियड, और टोटल पीरियड्स होते हैं 7, ठीक है, मतलब कि ये ऐसे टोटल कितने होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ऐसे टोटल कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। इस प्रकार से टोटल कितने होने वाले हैं, 7 पीरियड्स होने वाले हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सो ये हो गए तुम्हारे 7 पीरियड्स, ठीक है, ये हो गए तुम्हारे कितने पीरियड्स, which is 7 period, okay। so students always remember vertical columns group होते हैं जो कि 18 होते हैं, horizontal rows ये periods होते हैं और ये 7 होते हैं। और एक चीज स्टूडेंट्स, सपोज ये है मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, सपोज ये है मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अज्यूम करो। हमेशा ध्यान में रखना है पी ब्लॉक में एक जिगजैग लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है, जो बोरॉन से शुरू होती है, देखो जिगजैग लाइन आपको दिख रही होगी। तो इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि इस साइड में, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में सभी के सभी होंगे मेटल्स। जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड में सभी के सभी होंगे नॉन मेटल्स, ठीक है, सभी के सभी क्या होंगे, नॉन मेटल्स। और ये जो जिगजैग लाइन है इन पे होंगे तुम्हारे मेटालॉइड्स, समझ में आ रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि मेटल्स ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है, मेटल्स ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से साइड पे है, इट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड। और जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो पूरे के पूरे तुम्हारे राइट हैंड साइड पे आएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स 3 प्रकार के मैंने बोला था, क्लासिफिकेशन किया अपन ने, एलिमेंट्स 3 प्रकार के, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, इनको ही तो अपने को क्लासिफाई करना था। तो जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे सभी के सभी क्या होंगे स्टूडेंट्स, सभी के सभी क्या होंगे, तुम्हारे मेटल्स होंगे। पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड पे सभी के सभी तुम्हारे क्या होंगे, विच इज नॉन मेटल होंगे। और जो जिगजैग लाइन होगा बच्चा लोग, वो होगा तुम्हारा मेटालॉइड। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा, ठीक है। सो दिस वेर द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी स्टूडेंट्स अपने को ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियड्स वगैरह ये सभी चीजें चेक करनी है, ठीक है। ग्रुप्स और पीरियड्स ये चेक करने हैं, किस प्रकार से रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होती है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सभी चीजें, ओके। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने को देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लो, अपन पहले 20 एलिमेंट तक करेंगे, ठीक है, 20 एलिमेंट्स। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1। हाइड्रोजन के बाद आता है हेलियम, हेलियम आता है 2 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 2। लिथियम, लिथियम आता है 3 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 2,1। अभी स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना कि जो पहला जो होगा ना, ठीक है, जो पहला बॉक्स होगा, ठीक है, जो पहला घर होगा, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, तो पहले घर में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बैठने चाहिए।
फिर 8, फिर 8 और फिर 8। ठीक है, आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों? बिकॉज ये ऑक्टेट रूल होता है। ठीक है, ये कौन सा रूल होता है? ऑक्टेट रूल। इस प्रकार से ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है विच इज सोडियम। सोडियम आता है 11 नंबर पे। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 2,8, 2 और 8 10। ठीक है, 2 8 10 और तीसरे इसमें भी 8 भर सकते, लेकिन यहाँ पे 11 ही है तो मैं यहाँ पे 1 भरूंगा। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सपोज मैंने पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम आता है 19 नंबर पे, 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8 10, ये 18 और लास्ट में आएगा 1। समझ रहा है? 2,8,8 और लास्ट में 8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 19 है। समझ में आ रहा है? कैल्शियम ले लो, तुमको 10th स्टैंडर्ड में कैल्शियम तक किया तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो कैल्शियम ले लो, कैल्शियम का क्या हो जाएगा? 2,8,8,2। समझ रहे हो? 2 और 8 10 और 8 और 2 10, 10 और 10 20। उसी प्रकार से अगर मैंने आपको क्लोरीन बोल दिया तो क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,7। ठीक है, 2 और 8 10 और 17। हमेशा ध्यान में रखना है पहले वाले में 2, फिर 8, फिर 8 और फिर 8। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ऑक्टेट रूल। और ये बस 20 तक की वैलिड है, कैल्शियम तक। इसके बाद 11th स्टैंडर्ड में आपको जिसमें अवभाव प्रिंसिपल वगैरह होता है। ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने सिखाया है, वो वाला चैनल पे अपलोडेड है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th स्टैंडर्ड। लेकिन पहले 10th पे फोकस करूंगा। ठीक है, समझ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ओके, तो बहुत सिंपल था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी स्टूडेंट्स अपने को जाना है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक से ध्यान देना। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना मक्खन कर दूंगा ना, कभी भूलोगे नहीं आप। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने लिया है सोडियम। ठीक है, मैंने लिया है सोडियम। आप सभी को अभी मालूम पड़ गया होगा सोडियम आता है 11 नंबर पे। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,1। अभी स्टूडेंट्स आपको दो चीज निकालनी पड़ती है, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है वैलेंसी। ठीक है, क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी। अगर आपको सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी निकालना है तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि जितना भी लास्ट में तुमको दिख रहा है ना, वो पूरा की पूरा लिख देना। यहाँ पे 7 हो, 8 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। 8 तक ही होता है, आपको मालूम। मैंने अभी बोला आपको प्रीवियस इसमें कि 8 ही होंगे, राइट? उसी प्रकार से यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 8 1 दिख रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लिख देना, आंख बंद करके जितना दिख रहा है वहां पे उतना लिख देना। अभी वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? वैलेंसी मतलब कि स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। अभी कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है? कोई भी एलिमेंट स्टेबल, अभी आप बोलोगे भैया स्टेबल मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जो भी छोटा मोटा क्रिकेटर है वो क्या बोलता है कि मैं जब विराट कोहली जैसा बनूंगा, जब मैं धोनी जैसा बनूंगा, तब मैं स्टेबल हूंगा। उसी प्रकार से सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो नोबल गैस को देख के स्टेबल होना चाहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है, एक तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या फिर ड्यूप्लेट। ऑक्टेट मतलब क्या? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, सोडियम के पास देखो, यहाँ पे 2,8,1 है। अभी स्टूडेंट्स ये एक तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 2,8 बनेगा, मतलब स्टेबल होगा, या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। मेरे को बताओ कौन सा सिंपल है स्टूडेंट्स? एक इलेक्ट्रॉन देना सिंपल है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना? कॉमन सेंस की बात है भाई, एक इलेक्ट्रॉन देना। तो सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्या हो गया? 2,8 हो गया, मतलब कि वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो इसके वजह से उसकी वैलेंसी हो गई 1। समझ रहा है? अभी उसी प्रकार से क्लोरीन ले लो। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8,7, राइट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या है? वैलेंसी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्या है? वैलेंसी। अभी स्टूडेंट्स देखो,
बाहर की इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए वैसे के वैसा 7। अभी मेरे को बताओ स्टूडेंट्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबल होगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन देगा? तो कौन सा सिंपल जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन देना सिंपल जाएगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेना? कॉमन सेंस की बात है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, विच इज 2,8,8। समझ रहे हो? तो इसके वजह से इसकी भी वैलेंसी कितनी आ गई? 1, और सोडियम की भी वैलेंसी 1 है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये था सिंपल सा स्टेप। अभी इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,7। क्लोरीन का क्या है? 7 नहीं यार, 11 नंबर पे आता है ना, 2,8,1। क्लोरीन का क्या है? 2,8,7। अभी क्लोरीन क्या बोलती है सोडियम को? सोडियम भैया इलेक्ट्रॉन दो ना। तो सोडियम क्या करता है, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। मतलब सोडियम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम क्या हो गया? 2,8, मतलब सोडियम हो गया स्टेबल। यस, और क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन भी क्या हो गई? 2,8,8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भर गए, पेट भर गया। तो क्लोरीन भी क्या हो गई? स्टेबल हो गई। दोनों स्टेबल हो गए, इसके वजह से इन दोनों ने बना लिया अपना बॉन्ड, मतलब कि अपना रिश्ता। समझ में आ रहा है? तो कोई भी एलिमेंट ये स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लो। अभी अपन लेते हैं विच इज मैग्नीशियम लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम कम्स एट विच नंबर? मैग्नीशियम कम्स एट 12 नंबर, Mg। ओके, मैग्नीशियम कम्स एट 12 नंबर। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8,2, 2 और 8 10 और 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? वैसे के वैसे 2, जितना आउटर मोस्ट शेल में वैसे के वैसे 2। वैलेंसी कितना हो जाएगी स्टूडेंट्स, मेरे को बोलो। 8 करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा सिंपल जाएगा, या 6 इलेक्ट्रॉन लेना? यार 2 इलेक्ट्रॉन देना, तो इसके वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। क्लियर हो रहा है? जो सिंपल होगा वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी स्टेबल होने के लिए। लेकिन इतना चीज ध्यान में रखना, कुछ भी करके तुमको 8 इलेक्ट्रॉन्स करने मतलब करने, एक तो दो नहीं तो लो। ठीक है, एक तो देना है नहीं तो लेना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। ठीक है, क्लियर? अभी स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे। ठीक है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखो, ऐसे एलिमेंट्स, ध्यान से समझना, ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? देता है मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? वो लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन देता है ना स्टूडेंट्स, उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम पे कितना चार्ज आ गया? 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको अपन कहते हैं कैटायन। मतलब कि इस पे एक ये सोडियम क्या हो गया तुम्हारा? कैटायन हो गया। ठीक है, सोडियम क्या हो गया तुम्हारा? कैटायन हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव में होता है। जैसे देखो स्टूडेंट, जैसे बैंक होती है ना रे, ठीक है, जैसे बैंक होती है, ठीक है, बैंक क्या करती है? अपने को पैसे देती है, अपन बैंक से लोन उठाते हैं। तो बैंक जब पैसे देती है तो फायदे में कौन होता है? बैंक वाले होते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिलेगा। नुकसान में कौन होता है? अपन होते हैं। समझ में आ रहा है? सो जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, जैसे बैंक वाले पैसे दिए, तो ऐसा समझो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो उसको अपन कहेंगे कैटायन, और उसी कैटायन को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, उसी कैटायन को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो पॉजिटिव हो गया उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और हमेशा ध्यान में रखना, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है वो सभी के सभी होते हैं तुम्हारे
मेटल। मतलब कि सोडियम यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सोडियम यहाँ पे है मेटल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन दिया उस पे आया पॉजिटिव चार्ज, राइट। जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पे आया पॉजिटिव चार्ज, उसको कहेंगे कैटायन, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वही होगा तुम्हारा मेटल। ठीक है, उसी प्रकार से इसका ही पूरा की पूरा उल्टा, ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा मतलब कि लेने वाला है, जिसको अपन गेन कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, ऊपर वाले को, एन एलिमेंट हु हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज नोन एज द कैटायन इज नथिंग बट इट इज द मेटल। और मेटल का ही कैरेक्टर होता है मेटेलिक कैरेक्टर। आ रहा है समझ में, मेटल का ही कैरेक्टर क्या होता है, which is metallic character। तो ये था metallic character, क्लियर, metallic and non metallic character। अभी स्टूडेंट्स, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसको अपन कहते हैं एनायन। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, एनायन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। सोडियम ने एक दिया था तो पॉजिटिव आया, उसको अपन ने बोले कैटायन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पे आया नेगेटिव चार्ज, और उसको अपन क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है, एनायन। और जो एनायन होगा वो एनायन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव हो गया इसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो नेगेटिव होता है वो होता है तुम्हारा नॉन मेटल। ऑलवेज रिमेंबर, जो नेगेटिव होता है वो होता है नॉन मेटल। मतलब कि सोडियम तुम्हारा मेटल है, जब मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे तो सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेटल और नॉन मेटल मिले तो बन गया आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि आयन से बने ना, कैटायन और एनायन से जो भी कंपाउंड बनते हैं, देखो दो मेटल जब मिले तो कंपाउंड बनता है। तो जब मेटल और नॉन मेटल, मतलब कि सोडियम इसने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब ये एनायन और कैटायन हो गया, तो आयंस के वजह से कंपाउंड बना, तो ये हो गया NaCl तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड। इसको अपन कहते हैं IC, इट इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड। क्लियर। और इसको ही कहते हैं अपन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, इट इज नोन एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स, एक कॉमन सेंस है, ये मेरे को बताओ यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, मेरे को बस यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या होगा अभी। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर मैं लेफ्ट से राइट पे जाऊंगा, मतलब कि मैं मेटल से नॉन मेटल पे जाऊंगा, तो मेरा कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेरा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट पे जा रहा हूं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मैं लेफ्ट से राइट पे जाऊंगा तो मेरा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं राइट से लेफ्ट में जाऊंगा तो मेरा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और मेरा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि मैं नॉन मेटल से मेटल पे जाऊंगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपन पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में देखो। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल कर रहा हूं मैं, इसको कहेंगे अपन पीरियोडिक ट्रेंड्स। ओके, इसको क्या कहेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स कहेंगे। आ रहा है समझ में? तो देखो ये सभी चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, राइट। पीरियोडिक ट्रेंड्स भी मैंने बता दिया। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स, वैलेंसी बता दिया, वैलेंस बता दिया। ठीक है, क्लियर है। अभी एक टॉपिक बच गया है विच इज एटॉमिक साइज। ठीक से ध्यान देना है। ठीक है, एक है विच इज एटॉमिक साइज बेटा, एक है अपना टॉपिक रहा वाला विच इज एटॉमिक साइज। नाउ व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक साइज, ध्यान दो सामने। एटॉमिक साइज मतलब क्या होता है, देखो सपोज ये है मेरा एटम। ठीक है, सपोज ये है मेरा एटम, इस एटम के अंदर ऐसे दो शेल्स हैं। ठीक है, अभी होगा क्या स्टूडेंट्स, जितने इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे ना उतना साइज छोटा होगा। मतलब कि मेरा एटॉमिक नंबर जितना बढ़ा,
ठीक है, मेरा एटॉमिक नंबर जितना बढ़ रहा है उतनी मेरी एटॉमिक साइज क्या होगी, छोटी होगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जितना इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा प्रोटॉन को उसकी याद आएगी, प्रोटॉन बोलेगा भाई आजा आजा मेरे पास आजा, तो इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा। ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, वैसी चीजें हो रही है। तो प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन बुलाएगा इलेक्ट्रॉन को कि भाई आजा मेरे पास आजा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जितना ज्यादा दूर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति ज्यादा दूर होता है तो अपने को उसकी ज्यादा याद आती है, राइट। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा, मतलब एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, प्रोटॉन क्या करेगा, उसको खुद के पास बुलाते जाएगा, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा। सो हमेशा ध्यान में रखना है, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ा तो साइज कम, या एटॉमिक नंबर अगर बढ़ा तो साइज कम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम आता है 11 नंबर पे, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, मतलब कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है। किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें, मतलब कि एटॉमिक नंबर किसका बड़ा है, मैग्नीशियम का। तो मेरे को बोलो साइज इन दोनों में से किसकी बड़ी होगी, सोडियम की बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर छोटा है, समझ रहे हो। मैग्नीशियम ज्यादा दूर है तो जो प्रोटॉन होंगे मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स को खुद के पास बुलाएंगे, जिससे कि साइज कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था एटॉमिक साइज। द लास्ट थिंग विच इज ग्रेडिएशन इन हैलोजन फैमिली। और हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक बताने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा, सभी कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हुए होंगे वन शॉट में, ठीक है, मैंने मेरे तरफ से पूरा की पूरा एफर्ट्स लगा दिया है। बस एक चीज है यार, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता अगर एक भी बच्चा इससे इम्पैक्ट हो रहा है, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है, मैंने आपके लिए ही इतना एफर्ट्स ले रहा हूँ मैं। बस आपका भी काम है यार, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अगर हो सके तो अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जो कंसेप्ट आपकी स्कूल में, आपके कोचिंग क्लासेस में मे बी कंप्लीट ना हो सकी, मे बी क्लियर ना हो सकी, बिकॉज टीचर के वजह से हो, या फिर आप एब्सेंट हो गए होंगे, या फिर कुछ चीजें होगी। राहुल नेहा के पास आपका ध्यान होगा ज्यादा पढ़ाने पे जितना था उससे ज्यादा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें पूरी कंसेप्ट आपकी क्लियर हुई तो जरूर शेयर करो, जरूर लाइक करो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और भैया को सपोर्ट करो। ठीक है, बस इतना ही बोलूंगा। चलो लास्ट टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा सेंटी नहीं होना है। नाउ ग्रेडिएशन इन हैलोजन फैमिली। तो स्टूडेंट्स देखो 17 नंबर पे हैलोजन फैमिली आता है। ठीक है, मैंने आपको बोला था, ये देखो हैलोजन कहाँ पे गया, पीरियोडिक टेबल बनाया था ना। ठीक है, ये देखो ये हैलोजन है, राइट। तो 17 नंबर पे हैलोजन आता है। यस वी ऑल नो दैट। कहाँ पे गया रे स्लाइड, 17 नंबर पे हैलोजन आता है। तो हैलोजन का एक जनरल फॉर्मूला होता है X2। ठीक है, हैलोजन का जनरल फॉर्मूला होता है X2। और हैलोजन में आते कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन समझो। ठीक है, तो ये जो फ्लोरीन होता है ना, तो फ्लोरीन को अपन F नहीं लिखेंगे क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, X2। तो फ्लोरीन को अपन हमेशा रिएक्शन में क्या लिखेंगे, F2, Cl2, Br2 और I2। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो टॉपिक क्या बोला है, ग्रेडिएशन इन हैलोजन फैमिली। ग्रेडिएशन मतलब कि चेंजेस। जैसे कि चेंजेस क्या क्या है देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैस में है, ब्रोमीन ये लिक्विड में है, और आयोडीन ये सॉलिड में, बस इतना ही। ठीक है, तो इनमें चेंजेस है। ग्रेडिएशन मतलब कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस। तो हैलोजन फैमिली में ये चेंजेस है कि फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैसियस स्टेट में होते हैं, गैसियस मैटर, सॉलिड लिक्विड गैसियस। तो फ्लोरीन जो होता है ये गैसियस स्टेट में होता है। उसी प्रकार से अगर हम ब्रोमीन को देखें तो ब्रोमीन ये लिक्विड में होता है, और अपना जो आयोडीन होता है अपना विच इज इन द सॉलिड स्टेट। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। ये अगर नोट्स आपको चाहिए तो जरूर आप टेलीग्राम के ग्रुप में जाना है और आप विच इज इसको अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी की सभी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बस यार, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, डू शेयर। और यस, इस बार के एग्जामिनेशन में और कंसेप्ट क्लियर करने में फोड़ना है।